नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर राज्य को बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शीतकालीन पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। इसको लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देहरादून दिल्ली से नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुँच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में हर एक उस स्थान का जिक्र किया, उस स्थान की ब्रांडिंग की पहले से जो करते आए, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्र पार्वती कुंड आदि कैलाश हो, गुंजी हो, या नंदा राजात हो, देहरादून का संतला देवी हो, जाटकाली मंदिर में उन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं। अगले साल जो होने वाला भव्य कुंभ है, उसके बारे में उन्होंने चिंता की। शीतकालीन यात्रा का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं कि शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद जो संख्या हमारी नाम मात्र की होती थी और शीतकाल में पूरी तरह से यात्रा बंद हो जाती थी, वो शीतकाल की यात्रा प्रारंभ हुई। और प्रारंभ ही नहीं हुई, इस वर्ष 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और मुझे लगता है कि संख्या 2 लाख के लगभग हमारी पहुंच जाएगी 19 तारीख तक। चारधाम को लेकर उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है, इसलिए पेयजल, आवास, सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की। और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छी हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि मैं स्वयं पहले भी कई समीक्षाएं मैं कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर, और कल मैं स्वयं रुद्रप्रयाग में जाऊँगा, वहाँ से लेकर गुप्तकाशी तक और अन्य मार्गों को भी बीच में देखता रहूँगा। हमारा प्रयास है कि सभी सड़कें भी दुरुस्त हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों। और उत्तराखंड पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगोत्री धाम के लिए खाद्य सामग्री से भरा ट्रक श्रद्धा और विधि विधान के साथ रवाना किया गया। चरण पादुका मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद महंत राम रतन गिरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। वहीं रावल शिव प्रकाश ने पूजा कर यात्रा के सफल और मंगलमय होने की कामना की। कपाट खुलने पर इसी सामग्री से प्रसाद तैयार कर विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। माँ गंगोत्री जी के लिए प्रथम भोग जो है मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे लगाया जाता है, तथा श्रद्धालुओं के लिए पहला जो कपाट खुलने के बाद भोजन प्रसाद की जो वितरण होता है मनसा देवी चढ़पाद का मायापुर हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में
हमारा ये भोजन सामग्री चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री धाम के लिए जा रही है, उस पर हम उपस्थित हुए हैं। और यही हम सब कामना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे श्रद्धालु आएँ अच्छी तरह से प्रत्येक पिछले वर्ष से भी अच्छी दुगनी मात्रा में वहाँ पे दर्शन करें और सकुशल वापस आएँ और अपने घर के लिए सकुशल जाएं, यही हमारी प्रतिज्ञा है। जो कपाटोद्घाटन के बाद प्रथम भोग जो माँ भगवती गंगा जी को लगता है वो माँ मनसा की ओर से लगता है। जैसे कि आपने पूछा, सरकार की ओर से इस यात्रा के लिए भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारियां में लगी हुई है और सबकी यही मंशा है कि जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उनका सुखद और यात्रा का अनुभव कर सके। मैं अंतत्वागता माँ पतित पावनी भगवती गंगा जी माँ मनसा के पावन चरणों में समस्त यात्रियों की सुखद और मंगल कामना करता हूँ। ठीक 18 तारीख को 12:15 पर माँ भगवती गंगा जी की जो दिव्य उत्सव डोली होती है वो मुखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 19 तारीख को प्रातः से गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, सांग और पांग विधि से जो माँ सुरसरी की अर्चना होती है, उसके उपरांत ठीक 12:15 पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा कपाट खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ क्षेत्र की धार्मिक आस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख अनूप सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योतिर्मठ क्षेत्र जो पंच केदार और पंच बद्री की पावन भूमि है, वहां नए सर्किट से ध्यान बद्री को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ध्यान बद्री का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, ऐसे में इसे हटाना आस्था के साथ अन्याय है। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई है। विकासखंड ज्योतिर्मठ में पंच केदारों की भूमि है, पंच बद्री की भूमि है। और मैंने आपको बताया कि जो 5 बद्री है उसमें जो प्रथम बद्री है वो हमारे विकासखंड, 5वां बद्री जो है वो विकासखंड ज्योतिर्मठ में है। और वर्तमान समय में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो शैव सर्किट बनाया गया है उसमें जो 5 बद्रियों में जो प्रथम बद्री है ध्यान बद्री, उसको गायब कर दिया गया है, जो कि ध्यान बद्री विकासखंड ज्योतिर्मठ के उर्गम घाटी में विद्यमान है और उसका अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। और वर्तमान आप चाहे केदारखंड की किताबों में देखिए, उसमें वर्णन देखिए, जो पंच बद्री प्रथम बद्री उर्गम घाटी में स्थित है, लेकिन वर्तमान समय में उसको पंच बद्री में से उसको हटा दिया गया है, जो कि बहुत निराशाजनक है। बनभूलपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना कैंप के दौरान आए हजारों आवेदनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि करीब 7,000 आवेदनों की स्क्रूटनी में कई ऐसे लोग सामने आए जिनके पास पहले से ही मकान मौजूद हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद अब कार्रवाई के डर से कई लोग खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं। नगर निगम ने साफ कर दिया कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा, जबकि गलत आवेदन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कैंप लगाए गए थे और लगभग 7,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे पीएमएवाई के। अभी जो 6 टीमें हैं वो फील्ड पे सत्यापन का कार्य भी कर रही है। कुछ प्रकरण इस तरह से संज्ञान में आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फॉर्म भर दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा फॉर्म भर दिए गए और उनके पास अन्यत्र कहीं भवन है, तो उनके द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं उनको निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसे भी मामला संज्ञान में आया है कि कहीं पूर्व में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया था, तो ऐसे भी एक आवेदक हैं जिन्होंने आप अपना आवेदन निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि क्योंकि उसमें शपथ पत्र लगा है, तो शपथ पत्र की सत्यता के संबंध में एक बार स्वयं संतुष्ट हो लें और यदि शपथ पत्र सही नहीं है या जानकारी के अभाव में इस तरह से शपथ पत्र दे दिया है तो अपने आवेदन को निरस्त करने के लिए अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शपथ पत्र सही है तो ऐसा बाकी कोई विषय नहीं है। पीएमएवाई के तहत जो पात्र पाए जाएंगे उनकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां जनगणना 2027 के कार्यों में सुस्ती पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपनाया है। देर रात समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्यों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने एचएलबी के सभी काम 18 अप्रैल तक
और प्रथम चरण 25 अप्रैल से 5 मई के बीच हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एग्रीस्टैक और राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब जनगणना कार्य तय समय में पारदर्शिता के साथ पूरा होगा। देखिए, जनपद में जो सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे 25 तारीख से जो हमारी हाउस काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सेंसस की, उसको लेकर सभी चार्ज ऑफिसर्स की, एसडीएम्स की और नगर निगमों की बैठक की गई थी। जो प्रगति है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं और साथ ही ट्रेनिंग जो हमारे एन्यूमरेटर्स की, सुपरवाइजर्स की होनी है, उसका प्लान बनाया गया है। सभी अधिकारियों को सेंसस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संवेदनशीलता के साथ और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मंदिर सेवादार की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया। 12 अप्रैल को बुजुर्ग सेवादार राजवीर की हथौड़े से हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी और मैनुअल जांच के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ कि विशाल चौधरी चोरी की नीयत से मंदिर में घुसा था और विरोध करने पर उसने वारदात को अंजाम दिया। 14 अप्रैल को चोरी का सामान लेने लौटे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हथौड़ा और चोरी का सामान बरामद हुआ। इस तेज कार्रवाई से पुलिस की सराहना की जा रही है। भोगपुर में एक मंदिर है। मंदिर में एक जो उसके केयर टेकर हैं जो वहाँ रहते थे और वृद्ध व्यक्ति थे और इनका किसी ने सिर पे चोट मार के इनका मर्डर कर दिया। और इसमें फिर कोतवाली लक्सर में मुकदमा लिखा गया 103(1) BNSS में। और उसके बाद इस मंदिर के पास में एक दूसरा मंदिर था, वहाँ पे भी पता चला कि एक इन्वर्टर और एम्पलीफायर और चढ़ावे के कुछ पैसे थे 200-400 रुपये, वो चोरी हुए हैं। तो उस संबंध में भी एक मुकदमा लिखा गया 303 BNS का कोतवाली लक्सर में। और उसके बाद फिर इसमें तफ्तीश की गई तो मैनुअल पुलिसिंग और थोड़ा CCTV से भी हमें सहयोग मिला। तो उसमें एक आइडेंटिफाई हुआ लड़का जो विशाल चौधरी, और विशाल चौधरी मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और कनकल आया था काम की तलाश में। पेशे से ड्राइवर है ये, शराब पीने का आदी है, एडिक्ट है और इसकी मौसी रहती है वहाँ भोगपुर में। उस दिन वहाँ पर आया था ये। तो जब इसके वेयर अबाउट्स हमारे पास फुटप्रिंट भी मिले, हमारी जो फील्ड यूनिट है उसको, FSL यूनिट को, तो उसके बाद ये जब वापसी सामान लेने आया, पहले इसने छुपा के रखा था, तब ये पकड़ा गया और जब इसको पकड़ के पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया। मसूरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन ने प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री की बदहाल स्थिति पर सरकार को घेरा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि फिल्म बोर्ड के गठन में देरी और नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन से कलाकार, निर्माता और निर्देशक परेशान हैं। सब्सिडी और वर्षों से लंबित पुरस्कार राशि नहीं मिलने से इंडस्ट्री का मनोबल गिर रहा है। वहीं क्षेत्रीय फिल्मों को सिनेमा हॉल में जगह भी नहीं मिल रही। संगठन ने आरोप लगाया कि बाहरी फिल्मों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है जबकि स्थानीय प्रतिभाएं उपेक्षित हैं। उन्होंने सरकार से जल्द फिल्म बोर्ड गठन और लंबित भुगतान जारी करने की मांग की है। ये है कि जो हमारी उत्तराखंड की फिल्म नीति है, हमारी उत्तराखंड की फिल्म नीति बहुत अच्छी बनी है लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। आज उत्तराखंड में जो सिनेमा है हमारा, वो लगभग बंद होने की कगार पर है। सिनेमा हॉल में आज दर्शक नहीं जा रहे हैं और उसका कारण क्या है कि जो फिल्म नीति बनी है उसके अनुसार जो फिल्म निर्माता हैं, हमारे कलाकार हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वो फिल्म नीति लागू नहीं हो पा रही है। जैसे कि इन्होंने, सरकार ने 50% इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की है, लेकिन होता क्या है कि वो कागजों में से उलझा देते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको 8%, 10%, 15% तक भी सब्सिडी नहीं मिलती है, जबकि सरकार लगातार बड़े बड़े विज्ञापन छाप करके कह रही है कि हम फिल्म वालों को 50% सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि आज तक किसी भी निर्माता को जो है 50% सब्सिडी नहीं मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने और फिल्म नीति में हमारे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, उनको प्राइज रखा है, पुरस्कार देने की उसमें घोषणा की गई है। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं। कर रहा है, बिहार कर रहा है, उत्तराखंड क्यों नहीं कर रहा है? यूपी में बगल में हमारा पड़ोसी राज्य देख लीजिए, बहुत सारी तरक्की हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो फिल्म नीति है, जो फिल्म बोर्ड है, उसको गठित कीजिए आप। सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसमें हमारे बीच का कोई उपाध्यक्ष बैठे, एक सरकार अपनी तरफ से उपाध्यक्ष बैठे, 2 उपाध्यक्ष जरूरी है वहाँ पर।
तो अगर हमारे बीच का कोई उपाध्यक्ष बैठेगा, वो हमारी फिल्मों की जो बारीकियां हैं, हमारी जो हमारी पीड़ाएं हैं वो जान सकता है। बाहर का जो उपाध्यक्ष होगा वो उनकी तरफ से कुछ मुद्दे रख सकता है, तो इससे फिल्म उद्योग ग्रो करेगा। लक्सर के भोगपुर गांव स्थित बाबा मोहनदास मंदिर में हुए राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में चोरी की वारदात भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरठ निवासी आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था, लेकिन पकड़े जाने पर उसने हथौड़े से वार कर राजवीर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। एक सूचना मिली थी कि मंदिर में एक केयरटेकर हैं जो डेड स्थिति में मिले हैं। थाने की टीम वहां पर पहुंची, हमारे सीओ साहब एफएसएल के साथ वहां पहुंचे। एक ब्लाइंड मर्डर केस था और 2 मंदिरों से कुछ सामान चोरी होने की पुष्टि हुई थी। तो ये अंदेशा था कि चोरी करने के इरादे से कोई व्यक्ति वहां आया और उसने वो जो केयरटेकर था उसका मर्डर किया। तो 3 दिन से लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। तो फाइनली मुखबिरों को इन्होंने मामूर किया था, सीसीटीवी देखे गए, कई जगह टीमें दौड़ाई गई। तो फाइनली एक हुलिया हमें मिला था। उस हुलिया के हिसाब से टीमों ने काम किया। तो एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल उर्फ जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, यहाँ काम की तलाश में आया था। विशाल चौधरी पुत्र परविंदर, इसको कल पुलिस ने पूछा तो सख्ती से पूछताछ करने पर इसने बताया कि वो चोरी के इरादे से उस मंदिर में घुसा था। जब वो वापस जा रहा था तो उसको केयरटेकर ने देखा, इनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई और उस गुत्थम गुत्था में इसने उसको मार दिया। इससे हमें दोनों मंदिरों से चोरी हुए सामान, एक से एम्पलीफायर और दूसरे से जो इन्वर्टर और है वो मिला है। जिस हथौड़ी को इसने मारने में इस्तेमाल किया और पेचकस का इस्तेमाल किया वो भी हमें इससे रिकवर हुई है। तो थाने ने हमारे सीओ साहब और कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक ब्लाइंड मर्डर केस का 2 दिन में खुलासा किया है। तो मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत शाबाशी बधाई दूंगा और पूरी टीम के नगद पुरस्कार के लिए आगे प्रस्ताव भेजूंगा। बहादुराबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गृह प्रसव करने वाली दाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है। सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह के निर्देश पर एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने 18 दाइयों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति और चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में प्रसव कराए जा रहे थे, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। लगातार शिकायतों के बाद चले अभियान में आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं विभाग ने साफ किया कि अवैध प्रसव पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से सुरक्षित प्रसव के लिए मान्यता प्राप्त केंद्रों का ही सहारा लेने की अपील की गई है। यहाँ पर बहादुराबाद ब्लॉक या हरिद्वार क्षेत्र में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा संख्या में होम डिलीवरी हो रही है, जिसके लिए विभाग जो है ये चाह रहा है, जैसे कि सचिव सर की बैठक हुई है उसमें ये बताया गया है, सर के सख्त निर्देश है, सीएमओ साहब की बैठक हुई है उसमें भी सख्त निर्देश मिले हैं कि जो हमारे क्षेत्र में होने वाली प्रसव है जो घर में हो रहे हैं वो ना हो और जो प्रसव है वो अस्पतालों में ही हो। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब प्रसव जो है वो घर में होता है उसमें मातृ मृत्यु का जो दर है वो बढ़ जाता है। मातृ मृत्यु का एक कारण रहता है जो गृह प्रसव होते हैं कि प्रसव के बाद एक तो इन्फेक्शन है जिसे सेप्सिस, पप्यूलर सेप्सिस बोलते हैं, वो भी होता है, इन्फेक्शन संक्रमण का खतरा रहता है। और प्रसव के बाद 1 घंटा ब्लीडिंग का बहुत अधिक खतरा होता है, जो कि क्षेत्र में जो दाई या जो भी अनट्रेन्ड बंदा जो भी डिलीवरी करा रहा है वो नहीं सक्षम है उसे रोकने में। तो अगर महिला की जो प्रसव है, किसी भी महिला का जो प्रसव है संस्थागत होगा तो उसको हर प्रकार से सुविधा दी जाएगी और जो प्रसव के समय जो खतरे हैं उसका एक संभव इलाज जो होता है वो किया जा सकता है। हल्द्वानी में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भोटिया पड़ाव में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 221 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 66 लाख रुपए आंकी गई। आरोपी विजय सिंह नेगी के कब्जे से नकदी, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल भी मिला। पूछताछ में अब पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है और अन्य तस्करों की तलाश तेज करती है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। आज कोतवाली हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कोतवाली हल्द्वानी का एसएचओ विजय मेहता और सीओ हमारा ऑप्स है अमित और एसपी क्राइम जगदीश, इन सबके अथक मेहनत का आज अच्छा सफल एक परिणाम मिला है। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई इनपुट के आधार पर, ठोस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 221 ग्राम स्मैक, 221 ग्राम कमर्शियल मात्रा में जो स्मैक है इसको बरामद किया गया है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 63 लाख बताया जा रहा है। साथ ही एक अभियुक्त को अभियुक्त का गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त बहुत शातिर है, पूर्व में भी एनडीपीएस में 2 मामलों में जेल जा चुका है और इसकी बरामदगी के साथ साथ इसके कब्जे से 14,000 समथिंग कैश जो है बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुआ है। रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली और ट्यूबवेल बिजली बिल माफी जैसी मांगे उठाई हैं। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ज्ञापन एडीएम फिंचाराम चौहान को सौंपा गया, जिन्होंने इसे जल्द सीएम कार्यालय भेजने का भरोसा दिया। वहीं किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एडीएम साहब वीसी में बताए गए हैं कि वीसी चल रही है, तो एडीएम साहब को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और ये बताया है कि अगर इन 5 सूत्रीय मांगों पे हमारा जल्दी से जल्दी काम नहीं होता तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन भानु बहुत बड़ा आंदोलन एक उत्तराखंड में करने का काम है। मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री करने के संबंध में, ट्यूबवेल की बिजली फ्री करने के संबंध में और यूपी की तरह किसानों को बिजली फ्री करने के संबंध में ज्ञापन दिया है और इसको ज्ञापन हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और इस ज्ञापन को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में अपना सांकेतिक है, इनका ज्ञापन दे दिया है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इन्होंने एक आंदोलन। टिहरी गढ़वाल की टिहरी झील पर पहली बार सी प्लेन का सफल ट्रायल किया गया है, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्काई हॉप एविएशन की इस ऐतिहासिक उड़ान के बाद अब पर्यटक झील का हवाई नजारा भी ले सकेंगे, जिससे क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। स्काई हॉप एविएशन द्वारा टिहरी झील पर पहली बार सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया। इस ऐतिहासिक उड़ान ने क्षेत्र में पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। सी प्लेन सेवा शुरू होने से देश विदेश के पर्यटकों को टिहरी झील का हवाई दृश्य देखने का अनूठा अनुभव मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।